वंदे मातरम दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में 9 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो 9 टॉपिक है इसी के अंदर विद्युत धारा सब समाप्त हो जाएगा। तो विद्युत धारा केवल विद्युत धारा समाप्त होगा। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है विद्युत धारा वो इतने में सिमट जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आवेश। तो आवेश किसे कहते हैं ये समझो। आवेश किसी भी चालक पदार्थ में एक गुण होता है। क्या होता है? एक गुण होता है, उसी को हम आवेश कहते हैं। उसी गुण के कारण उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? आवेश। क्या कहेंगे? आवेश। आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। तो आवेश दो तरह का होता है। आवेश दो तरह का होता है। तो समझो आवेश दो तरह का, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। क्या? आवेश दो तरह का, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। हर एक पॉइंट को समझो, तुम लोग को ये नोट मतलब लिखित में मिल जाएगा, वहीं पर नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसको नोट करते रहना। ठीक, तो आवेश समझ गए। आवेश दो होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश और धन आवेश को अगर जो हम पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण होता है। जिस तरह से चुंबक होता है, तो चुंबक का नॉर्थ पोल या साउथ पोल पास लाते हैं तो क्या होता है? ये दूर भाग जाते हैं, दूर भागने लगते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। तो जब प्लस आवेश को पास लाया जाता है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। उसी तरह से माइनस को पास लाया जाएगा तो उनके बीच भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन प्लस और माइनस को पास लाया जाएगा तो इनके बीच आकर्षण हो जाएगा, चिपक जाएंगे एक दूसरे से। ठीक, तो ये हो गया आवेश। आवेश दो तरह के, धन आवेश, ऋण आवेश। धन समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। ये बात समझ में आ गई। अब आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Q से। Q से किसको दर्शाते हैं? आवेश को। आवेश को किससे दर्शाएंगे? Q से। आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। और आवेश जो होता है, आवेश को हम कहते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये कुछ बातें हैं, याद रखिए। अब हम अगला बात करते हैं। जब आवेश हम समझ जाएंगे तभी विद्युत धारा को समझ पाएंगे। तो अब बात करें अगला, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा तो ध्यान से समझो, आवेश प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि जो हमारा करंट होता है, करंट ही क्या कहेंगे? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो तार होता है, तार में जैसे कि हमारे घर में विद्युत बल्ब जलता है ना, बल्ब जलता है तो उसमें विद्युत धारा आती है तभी ना जलता है। तो कैसे क्या होता है? तो विद्युत धारा कैसे आती है? तो वो विद्युत धारा नहीं आती है, वो आवेश आता है। क्या आता है? आवेश। तो आवेश जब चलता है तो उसी को क्या कह देते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की चलने को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ये आवेश आता जाता है, इसे आता है, आवेश आता रहता है, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। लेकिन कितना आवेश कब आएगा तो उसे विद्युत धारा कहेंगे। तो एक सेकेंड में कितना? एक सेकेंड में आने वाले आवेश की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अर्थात हम कहेंगे कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, या हम कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? I से। अतः इसका सूत्र हो जाएगा I बराबर Q अपान T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक या तो एम्पियर कह दो या तो इसका मात्रक बटे इसका मात्रक, यानी कूलाम प्रति सेकेंड कर दो। कूलाम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड कर दो या तो एम्पियर कर दो। 1 एम्पियर बराबर, ये दोनों बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक, तो इतना समझ में आ गया विद्युत धारा के बारे में। धारा की दिशा पढ़ लेते हैं, मतलब विद्युत धारा किस दिशा में बहती है। तो विद्युत धारा याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, कहाँ? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि हम यहाँ एक पथ बना दें और उसमें यहाँ बल्ब लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं?
कुछ भी प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। क्या प्रतिरोध? प्रतिरोध मतलब बल्ब कुछ भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होता है वो सब क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस यहाँ लगा दिए तो इसमें धारा प्लस माइनस, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। कहाँ? प्लस से माइनस की ओर। किधर से किधर जाएगी? प्लस से माइनस की ओर, अर्थात इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? माइनस से प्लस की ओर, लेकिन धारा उसके विपरीत दिशा में। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है तो ये धारा की दिशा रहेगी। बात समझ में आ गया? तो धारा की दिशा जानना जरूरी था। अब अगला पॉइंट है विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है उसे समझते हैं। विभवांतर क्या होता है? तो विभवांतर के बारे में देखो, विभवांतर क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, विभवांतर सेम वही है। विभवांतर को हम V से दर्शाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विभवांतर एकांक धन आवेश को, किसको? धन आवेश को, एकांक धन आवेश को किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कहाँ? यहाँ एक सिरा से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया कार्य उस चालक तार के बीच का विभवांतर कहलाता है। चालक तार के दोनों सिरों के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं तो एक बार फिर से देखो। ये चालक तार है, इसकी दो सिराएं हैं। एक सिरा पर हम धन आवेश लेकर ढकेलते ढकेलते लेकर यहाँ पहुँचा दिए, तो जितना हम काम किए हैं उसी काम को क्या कहते हैं? विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। तो विभवांतर का मात्रक सूत्र होता है V बराबर W/Q, यानी कि Q को हम यहाँ तक लाने में W काम किए। ठीक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो ये हो गया हमारा विभवांतर। ठीक, विभवांतर हो गया। विभवांतर का सूत्र हो गया W/Q। इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। वोल्ट को ही हम कह सकते हैं, देखो, जूल बटे कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल प्रति कूलाम। यानी विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है। हम कह सकते हैं, पेपर में देता है वो विकल्प में कि वोल्ट का मात्रक या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, या तो वोल्ट का दे देगा या तो जूल प्रति कूलाम दे देगा। ठीक, तो ये हो गया। अब विभवांतर जो होता है अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभवांतर क्या है? अदिश राशि। विभवांतर कैसी राशि है? तो याद रहे, विभवांतर अदिश राशि है। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं ओम का नियम। विभवांतर इतना खत्म हो गया। ठीक, इन सूत्र याद रखते चलना, क्योंकि सूत्र पर ही हमारा क्या लगेगा? प्रश्न जितने भी आएंगे आंकिक, उन सबको हम लगाएंगे। अब हम ओम का नियम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? ओम का नियम। तो ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? विभवांतर और विद्युत धारा से। तो ओम क्या कहता है? ओम का नियम कि यदि किसी चालक तार में, मान लो ये चालक तार है, ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक तार को ले लें और उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें। भौतिक अवस्था मतलब कि न तो ताप में परिवर्तन करें, न तो उसकी लंबाई में परिवर्तन करें, उसको सामान्य रूप में लिए रहें। ठीक, तो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ये दो सिरा, एक सिरे से दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह कौन कहा? ओम कहा। कौन था? ओम। एक वैज्ञानिक था ओम, वही ओम का नियम, अपना नियम दे दिया, उसी कहते हैं ओम का नियम। उचालक तार से संबंधित नियम दिया जिसमें विभवांतर और धारा संबंधित होते हैं। तो अब ये कथन हो गया। अब यहाँ बराबर का चिन्ह कैसे लगता है? तो एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं? नियतांक। नियतांक, उसी नियतांक को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध ले लिए, तो V बराबर हम कह देंगे V बराबर I और R। ये R हमारा क्या है? नियतांक है, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ये ओम का नियम, याद रहे, ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं? इतना एक बार बताओ तो, ओम का नियम किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, बता दिए? हाँ, तो सुन लो एक बार, नहीं बता पाए तो। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हों, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा हो, तब उस समय उसमें उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? उनके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि ये हम फिगर देख लो, फिगर, अगर जो ये धारा है, मान लो वोल्ट है, क्या है? वोल्ट। वोल्ट का मतलब समझ रहे हो ना? विभवांतर। क्या है? विभवांतर। ये हमारा धारा है, क्या है? धारा, I, धारा। तो जैसे जैसे हम धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्ट भी बढ़ता जाएगा। अगर जो धारा 1
तो वोल्ट भी 1, अगर ये धारा 2 तो वोल्ट भी 2, यानी विभवांतर भी 2, धारा 3 तो वोल्ट भी यानी विभवांतर भी 3। और जब इनको मिलाएंगे तो हमें पता है क्या बनता है, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, एक सीधी रेखा बन जाएगी। बनेगी कि नहीं? निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हो ना, तो ये निर्देशांक ज्यामिति से हम बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति से। तो एक सरल रेखा बन जाएगी। तो ये सब छोड़ो, ये सिंपल सा एक सीधे खींच देते हैं हम लोग ये, और ये आर होता है, क्या होता है? प्रतिरोध को दर्शाता है। तो प्रतिरोध नियत है, कभी घट बढ़ नहीं रहा है, एक नियत है, इसी को ओम ने बताया था। ठीक, तो ये आज इतना। अब अगला टॉपिक के बारे में देखते हैं। ये अब इतना रहने देते हैं, अब कहाँ चलते हैं? अगला जो हमारा कथन है प्रतिरोध का होता है, इसको समझते हैं। तो प्रतिरोध, यहीं से हम प्रतिरोध का नियम बता सकते हैं, मतलब परिभाषा दे सकते हैं। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध सिंपल सी एक भाषा में कहें तो प्रतिरोध मतलब रुकावट होता है। क्या होता है? रुकावट। तो विद्युत धारा अगर जो किसी चालक तार हम ले लें, उस चालक तार में हम धारा I प्रवाहित कर रहे हैं और I को कोई रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो उसी जो रुकावट है उसी को कहते हैं प्रतिरोध। अतः हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरा नियम इसका हम बता सकते हैं, इसका दूसरा नियम कर सकते हैं यहाँ से, इस सूत्र से देखो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? I इधर भेज देंगे, यानी V बराबर V/I हो सकता है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो प्रतिरोध का दोनों सूत्र हम लिख देंगे। तो ये प्रतिरोध हो गया। अब प्रतिरोध का हम मात्रक बताएं तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। या प्रतिरोध का मात्रक ओम कह सकते हो, या तो यहाँ से देख लो वोल्ट प्रति एम्पियर, सूत्र है कि नहीं? वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो दो सूत्र हो गया प्रतिरोध का। बात समझ में आ गया? अब प्रतिरोध जो होता है यह हर एक चालक, मतलब जो भी चालक होगा उसका प्रतिरोध अलग चालक का अलग होगा। हर एक चालक का अलग अलग प्रतिरोध होता है। तो कैसे डिपेंड करता है चालक का प्रतिरोध? तो हम अब पढ़ेंगे अगला बात कि चालक के प्रतिरोध का निर्भरता, मतलब जो चालक है, मान लो कि एक तार है इतना बड़ा और एक तार है इतना बड़ा और मोटा भी ये तार है, कुछ यहाँ इतना मोटा भी है, तो बताओ किसका प्रतिरोध अधिक होगा, किसका कम होगा? ये कैसे पता चलेगा? ठीक, तो इसको पता करने के लिए ही हम निर्भरता पढ़ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन अधिक होगा, किस में प्रतिरोध कम होगा, किसका प्रतिरोध अधिक, किसका प्रतिरोध कम। तो हम निर्भरता पढ़ते हैं। कौन सा? अगला है निर्भरता। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, जो चालक है उसका प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है? तो बात करते हैं, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई, अगर जो चालक की लंबाई L है तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अगर जो लंबाई बढ़ती जाएगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मान लो एक ही धातु के हम दो तार ले लिए और दोनों सेम मोटाई के हैं, दोनों की मोटाई क्या है? सेम, और लंबाई एक की ज़्यादा है एक की कम है, तो प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा? तो अधिक लंबे तार की प्रतिरोध अधिक और कम लंबे तार की प्रतिरोध कम होगी। ठीक, जैसे कि यहीं पर एक इतना लंबा तार है और एक इतना लंबा तार है, दोनों की मोटाई सेम है, तो बताओ, और एक ही धातु के हैं, मान लो ये लोहा का है तो ये भी लोहा का है, तार है, छड़ है मान लो, ठीक, छड़, तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा? लंबाई जिसकी ज़्यादा इसका प्रतिरोध ज़्यादा, मतलब ये जो नीचे वाला इसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। तो साफ साफ समझ में आ गया कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो प्रतिरोध होता है ना, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई, जैसे कि ये तार है तो तार की मोटाई क्या है? यही है ना, यही तार की मोटाई है। तो इस तार की मोटाई को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है इतना मोटाई, इसे वो क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको A से दर्शाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तो क्या बात है? तार जो प्रतिरोध है तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर जो तार की मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध घटता है। ये हो गया। अब अगली बात करें तीसरा, तो तार पदार्थ के प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के अनुक्रमानुपात, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध
हर एक पदार्थ का एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। कोई भी पदार्थ ले लो, चाहे लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, टीना, सब कुछ हो, कोनो पदार्थ हो, हर एक पदार्थ का क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं। कैसे? रो से। तो विशिष्ट प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, ठीक ना। विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अतः इन तीनों समीकरण से हम एक समीकरण बनाएंगे तो R बराबर बन जाएगा रोल बाई ए। क्या बनेगा? रोल बाई ए। तो हम कह सकते हैं ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया है, क्योंकि इसी से हम अब इस सूत्र से हम क्या प्रश्न हल करेंगे? क्या हल करेंगे? प्रश्न। जैसे कि दे देगा कि एक तार की लंबाई L है, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, दे दिया। और उसके उस तार का जो प्रतिरोध है 2 ओम है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करो। ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये और ये दे दिया, तो ज्ञात कर लो कि नहीं इस सूत्र से। तो ये सूत्र याद रखना जरूरी है, तो इस सूत्र को नोट करते चलना। फिर अगला बात करें, अगली टॉपिक है हमारी विशिष्ट प्रतिरोधकता। जो अभी ये पढ़े हैं, ये विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो कुछ नहीं, हर एक पदार्थ का अपना क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो उसे क्या मतलब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखो, यहाँ से हम विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र कैसे बना सकते हैं? रो बराबर RA/L बना सकते हैं कि नहीं। अगर जो हम तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर ले लें और मोटा भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो, तो बताओ R और L बराबर रो बराबर हो जाएगा कि नहीं? R बराबर हो जाएगा, मतलब रो R के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एकांक मोटाई और एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। बात समझ में आ गया? विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है रो ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। याद रखना, ये पूछ लेता है 1 नंबर में। ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। समझ में आ गया इतना? तो अब अगला टॉपिक की बात करें तो हम पढ़ेंगे विद्युत सेल का विद्युतवाहक बल। विद्युत सेल का विद्युतवाहक बल क्या होता है? तो हर एक सेल का अपना एक विद्युतवाहक बल होता है। अब बल का मतलब ये ना समझ लेना कि बल ये बल है, मतलब न्यूटन वाला बल। वो न्यूटन वाला बल नहीं है, ये कार्य करने वाला बल है। तो कार्य मतलब विभवांतर। जिसका विभवांतर होता है, विभवांतर और विद्युतवाहक बल दोनों का मात्रक सेम होता है। विद्युतवाहक बल और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो याद रखना कि यह कोई बल नहीं है, विद्युतवाहक बल कोई बल नहीं है, बल्कि यह विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। लेकिन ये विभवांतर और विद्युतवाहक बल में थोड़ा अंतर होता है, तो समझो। विद्युतवाहक बल, अगर हर एक सेल का, हर एक बैटरी का विद्युतवाहक बल होता है और किसी चीज़ का नहीं, केवल सेल और बैटरी का विद्युतवाहक बल होता है, ठीक। तो सेल और बैटरी का विद्युतवाहक बल क्या होता है? तो समझो, मान लो ये हमारा सेल है। क्या है? सेल है। और ये है प्रतिरोध लगा। अब सेल से हम धारा प्रवाहित कर दिए हैं, तो मान लो धन आवेश है, एक धन आवेश है। तो एकांक धन आवेश को सेल द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अर्थात परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विद्युत सेल का विद्युतवाहक बल कहलाता है। क्या कह सकते हैं कि एकांक धन आवेश को परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युतवाहक बल कहलाता है। विद्युतवाहक बल को ई से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं। तो ई बराबर हम लिख सकते हैं W बराबर Q, क्योंकि वही है, कार्य किया जा रहा है Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में। तो ये बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट। लेकिन ये अभी विभवांतर नहीं है, ये भी याद रखना, ये विद्युतवाहक बल है। और ये कंफ्यूज हो जाओगे बल देखकर, इसका मात्रक न्यूटन मारोगे, ठीक। तो बल, विद्युतवाहक बल याद रहे, विद्युतवाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विद्युतवाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो विद्युतवाहक बल समझ गए। अब विद्युतवाहक बल के बाद हम लोग समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध भी समझ गए, विद्युत सेल का विद्युतवाहक बल भी समझ गए। अब हमें समझना है, अब हमें क्या समझना है? प्रतिरोध का संयोजन। अब मेन है, प्रतिरोध का संयोजन बहुत ज़्यादा देता है। फिगर बना देगा इसे, लो डमरू जैसे, त्रिभुज जैसे, आयत जैसे,
मार दुनिया भाका दे देगा। लो ए और ये बी, कहेगा ए और बी के बीच का प्रतिरोध बताओ भाई, 3 ओम 2 ओम 3 ओम 2 ओम दे दिया, बताओ। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हम संयोजन पढ़ ले रहे हैं, प्रतिरोधों का क्या पढ़ लें? संयोजन। ये प्रतिरोध का चिन्ह है, ये क्या प्रतिरोध का चिन्ह है। ये ऐसा दे दिया था, इसका मतलब क्या है? ये प्रतिरोध का चिन्ह है, ठीक ना? हाँ समझ लेना। अब बात करें प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोधों को हम, संयोजन का मतलब जोड़ना जी, प्रतिरोधों को जोड़ना। तो प्रतिरोधों को हम 2 तरह से जोड़ सकते हैं। अब इस सिलेबस में 2 तरह से जोड़ेंगे, मतलब 10 के लेवल में। जब इंटर में जाएंगे तो और तरीका बताएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरह का होता है। पहला होता है समांतर क्रम, क्या? समांतर क्रम संयोजन, संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन का होता है जब कई प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार प्रतिरोध का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा क्रम संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। जैसे कि देख लो, 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 और R3। 3 हैं कि नहीं? तीनों के पहले सिरे को एक बिंदु पर, दूसरे सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। ठीक। अब समांतर क्रम संयोजन में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना, इसी पर हम प्रश्न को हल कर पाएंगे आसानी से। ये बात अगर जो याद नहीं रहेगी तो प्रश्न जटिल हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट है कि अगर जो समांतर क्रम में हम प्रतिरोधों को जोड़ते जा रहे हैं ना, तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। क्या हो जाता है? हम छोटा से छोटा हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रतिरोध को कम करना होगा, कई प्रतिरोध लिए हो और उनका मान कम करना होगा, तो किस क्रम में हम जोड़ना चाहेंगे? तो हमें समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बात करें तो जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका परिणामी प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? किस सूत्र से? तो वो हमारा सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना अब आ जाएगा प्रतिरोध और ही आएगा तो 1/R4 1/R5 1/R6 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। जब प्रतिरोध देगा उस तरह से जोड़ देंगे। ठीक। तीसरा पॉइंट की बात करें तो जो हमारा समांतर क्रम होता है ना, तो समांतर क्रम में हर एक प्रतिरोध में R1 R2 R3 हर एक प्रतिरोध में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। अलग कैसी अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। मान लो इसमें यहाँ से 3 एम्पियर की धारा जा रही है, तो यहाँ पर 1.5 जाएगा, तो यहाँ पर 0.5 जाएगा, तो यहाँ पर 0.5 नहीं 1 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 1। मतलब अलग अलग प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करेगा। अगर जो कम प्रतिरोध है तो उसमें धारा ज़्यादा जाएगा, अधिक प्रतिरोध है तो धारा कम जाएगा। तो प्रतिरोध पर तब निर्भर करेगा। लेकिन विभवांतर हर एक प्रतिरोध का क्या होगा? समान होगा। विभवांतर कोई भी प्रतिरोध हो, विभवांतर क्या हो जाएगा? समान रहेगा। सभी R3 R2 R1 सभी का विभवांतर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन के बाद दूसरा आता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है ये समझो। तो जब कई प्रतिरोधों का पहला सिरा दूसरे सिरे से, दूसरा सिरा पहले सिरे से ऐसे करके जोड़ा गया हो, जैसे कि यहाँ देखो यह R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है। तो पहले प्रतिरोध और दूसरे प्रतिरोध में ध्यान से देखो, इसका दूसरा सिरा पहले से, इसका दूसरा सिरा पहले से, इसका दूसरा सिरा पहले से, ऐसे जब जुड़ा रहेगा तो कौन सा क्रम हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसे कहते हैं? तो ऐसे कहेंगे कि जब कई प्रतिरोधों को हम इस प्रकार जोड़ दें कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा हो, इसी प्रकार क्रम आगे बढ़ता गया हो, तो उस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कौन सा क्रम संयोजन कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक।
श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का मान बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अगर जो हम एक एक ओम के प्रतिरोध को लिए हैं, तो अगर जो ज़्यादा प्रतिरोध बनाना है तो इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किस क्रम में जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम में। 3 ओम का प्रतिरोध बन जाएगा अगर जो श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घट जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ये याद रखना, हम बता देते समांतर क्रम वाला। अब श्रेणी क्रम में तो पहला पॉइंट, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका सूत्र है ज्ञात करने का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे होता है इसका सूत्र। और तीसरा बात करें तो समांतर क्रम नहीं, श्रेणी क्रम अब चल रहा है, तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। क्या होती है? धारा समान होती है प्रत्येक प्रतिरोध में, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होगा, अलग। जैसे कि इसमें धारा यहाँ से I चल दी है, तो इसमें भी I धारा जाएगी, इसमें भी धारा I जाएगी, इसमें भी धारा I जाएगी, लेकिन इसका विभवांतर अलग रहेगा। V1 तो इसका विभवांतर अलग रहेगा, V2 तो इसका विभवांतर अलग रहेगा, V3 तीनों का विभवांतर अलग रहेगा, लेकिन धारा समान रहेगी सभी में। तो आज ये प्रतिरोध हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इस पर हम कल प्रश्न करेंगे। जो हमारा ये टॉपिक थी, मतलब विद्युत धारा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, छोटे छोटे अच्छे, उनको कल कर लेंगे। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही रहेगा, और ये खत्म हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बचा है, तो उसको भी जल्द से जल्द हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, तो आज के लिए